गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th के सोशल साइंस के ज्योग्राफी पार्ट के सेकंड लेसन वन्य और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के इनके बारे में बताऊंगा। इसका पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने जैव विविधता और प्राणी जगत के बारे में बताया था कि जैव विविधता क्या होती है, प्राणी जगत में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, इनका किस प्रकार से ह्रास किया जा रहा है या नुकसान किया जा रहा है और इन नुकसान से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज इसका सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इनके संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में बता रहा हूँ। हम इनको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं कि वन होते हैं वो किस प्रकार से कौन कौन से होते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में सबसे महत्वपूर्ण वन होते हैं, कह सकते हैं कि जिनके बिल्कुल ही सिचुएशन कम हो चुकी है, जिनकी संख्या या बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं, उन वनों को हम आरक्षित वन में शामिल करते हैं। ये वन ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रक्षित वन। रक्षित वन वो होते हैं कि जिनको हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है और अगर उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो वो भी आरक्षित वन में शामिल हो जाएंगे, रिजर्वेशन में रखे जाएंगे, जिनकी संख्या कह सकते हो कि बहुत ही कम हो सकती है। उन चीज़ों को हम देखते हुए रक्षित वन में शामिल करते हैं। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और ये इस तरीके के वन किन स्टेटों में पाए जाते हैं? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, इस तरीके के स्टेटों में ये रक्षित वन पाए जाते हैं। अब तीसरे पॉइंट ले लेते हैं हम अवर्गीकृत वन का। अवर्गीकृत वन में वे वन होते हैं जिनके ऊपर किसी विशेष समुदाय का अधिकार होता है या ये वन उन किसी विशेष समुदाय के अधीन होते हैं, उनके स्वामित्व में होते हैं, वो व्यक्ति उनके स्वामी होते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में गुजरात में शामिल है। कह सकते हो कि पूर्वोत्तर राज्य जो बोला जाता है, पूर्व की दिशा में जो राज्य बोले जाते हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इस तरीके के पूर्व और उत्तर के क्षेत्र में पड़ने वाले पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं और इसमें एक गुजरात भी शामिल है। अब मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि जो संरक्षण के उपाय, संरक्षण मतलब कि इनके बचाव के उपाय कैसे क्या किए जाने चाहिए। वन की विशेष जातियों की रक्षा, इसमें वन की विशेष जातियों की रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करके कहने का मतलब है कि जो जीव वगैरह हैं जो पेड़ पौधों पर या फिर कह सकते हो मिट्टी में जो अपने आवास बनाते हैं प्राकृतिक रूप से, उनको रक्षित करना चाहिए, उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। जंगलों की सुरक्षा करके जो पेड़ों को कटाई नहीं की जाए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, उस तरीके की उनकी रक्षा करनी चाहिए। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान, या आप जानते हो कि आपके लगते हुए स्टेट में राजस्थान में अलवर ज़िले में है। वहाँ पास के लोगों को इसकी अहमियत समझ में आने के कारण वहाँ पर जो खनन किया जा रहा था, मिट्टी को उठाया जा रहा था, उन तरीके के पहाड़ हैं जो उसके मिट्टी के रेतीले पहाड़ हैं, उनको नष्ट किया जा रहा था। उनका विरोध ताकि क्यों विरोध किया? क्योंकि जो वहाँ जंगल में जो प्रजातियाँ हैं, जीव जंतु हैं, या फिर जो पेड़ पौधों के भी जो अलग अलग किस्म के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको काटा जाएगा तो, और फिर वो कह सकते हो कि लुप्त हो जाएंगे।
तो आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर कह सकते हो कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, जो कि पेड़ पौधे आपको पता है कि हमारे वर्षा वगैरह लाने में सहायक होते हैं, ऐसे उन लोगों ने उनका सरिस्का बाघ रिजर्व में उनका विरोध किया वहाँ अलवर ज़िले में। और अलवर ज़िले के 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाक सेंचुरी घोषित कर दिया कि वन के लिए आरक्षित कर दिया। अब ये 1200 हेक्टेयर का बता देता हूँ मैं आपको कि 1200 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर बराबर है 2 कर लो, या फिर कह सकते हो कि इसको आप 2.5 भी लिख सकते हो। 1 हेक्टेयर में, और ये आपका ये तो हेक्टेयर था और ये एकड़ में आ जाता है, एकड़ में आएगा। तो कहने का मतलब कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ है, तो एवरेज अगर 1200 एकड़ की निकाली जाए तो इसमें लगभग आप कह सकते हो कि 3000 एकड़ के आसपास, 3000 एकड़ उन्होंने ज़मीन अपनी सरिस्का बाघ रिजर्व के कारण भैरव देव डाक सेंचुरी में घोषित कर दी है और दान दे दी है कि भाई इसमें हम फसल वगैरह नहीं उगाएंगे, यहाँ पर वन वगैरह लगाए जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, जीव जंतु के रहने के लिए स्थान बनाया जाए। संरक्षण आंदोलन है कि भाई जो ये वन वगैरह है, जीव जंतु है, इनके बचाव के लिए जो जो आंदोलन हुए हैं उनमें कौन कौन से मुख्य आंदोलन हैं। ये चिपको आंदोलन, चिपको तो आपको पहले भी बताया गया होगा, नहीं अब भी बता रहा हूँ, 9th क्लास में तो कुछ बताया था कि चिपको आंदोलन में ये था कि जब एक समुदाय के, एक व्यापारी के लोग पेड़ों को काटने के लिए आते थे, पेड़ काट लेते थे, उस समय ये घटना कह सकते हो कि उत्तराखंड के क्षेत्र की है। और वहाँ जैसे अब उनको पता लगा कि भाई अब गांव में कोई लोग नहीं है, केवल महिलाएं हैं, तो वो पेड़ काटने के लिए आए, लेकिन उन्होंने, महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी और बोले कि अगर पेड़ों को काटा जाएगा उससे पहले हमें काटना होगा, नहीं, पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो इस प्रकार वो पेड़ों से चिपके थे, उनको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। बीज बचाओ आंदोलन, ये भी एक बीज बचाओ आंदोलन है, ये भी वनों से संरक्षित है। ये संयुक्त रूप में जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य होते थे उस समय की बात है। अब ये फिलहाल बीज बचाओ आंदोलन का जो क्षेत्र है वो कह सकते हो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर भी पेड़ पौधों से संबंधित था, लोगों को बीज बचाने के लिए भाई अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, जो बीज है उनको वेस्ट मत करो, ये उनसे संबंधित था। उड़ीसा में 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई जो भी वनों को काटता हुआ उनको सजा का प्रावधान किया जाए। तो इस तरीके से ये जो वन के जो उपाय संरक्षण, अब मैं आपको कुछ इनकी प्रजातियां जो है कि प्रजातियां बोल दो या जातियां बोल दो कि किसको किस श्रेणी में रखा जाता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सामान्य जातियाँ होती हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उनको आप सामान्य जातियों में शामिल करते हो। संकटग्रस्त जातियाँ और लगभग कह सकते हो कि सुभेद्य जातियाँ, दोनों एक समान के आसपास हैं। संकटग्रस्त जातियाँ कि जिनके ऊपर संकट छाया जाता है, जिनके लुप्त होने का खतरा हो जाता है, उनको संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। अब सुभेद्य जातियाँ, इसमें ऐसी जातियाँ शामिल कर जाती है जिनकी संख्या घट रही होती है, लगातार घटती है, उनको सुभेद्य जातियों में शामिल किया जाता है। और आने वाले टाइम में अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल कर दी हो जाएंगी। जैसे आपके लिए उदाहरण के लिए एशियाई हाथी है या गंगा नदी के डॉल्फिन हैं, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आता है कि दुर्लभ जातियां हैं कि इनमें कम संख्या वाली जातियां शामिल की जाती हैं। इनमें जैसे उदाहरण के लिए हिमालयन भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तान लोमड़ी,
ये चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं जो दुर्लभ जातियाँ हैं। और इसके बाद एक लास्ट आपका है कि लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ कह सकते हो कि जो जंगल से या वन से कह सकते हो कि लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनको लुप्त जातियाँ बोलते हैं। कि जैसे सर्च किया जाता है, मान लीजिए अगर कोई चिड़िया है, उसका पेड़ में घोंसला होता है, जैसे बैया है, उसका बैये का घोंसला वो लगा होता है, और उसको चेक किया जाता है कि भाई इसमें पक्षी रहते भी हैं कि नहीं, तो वो हमेशा खाली नज़र आएँ या फिर उन घोंसले के बनने की संख्या कम हो जाए तो समझते हैं कि भाई ये प्रजाति, ये जातियाँ लुप्त हो गई है। या फिर जैसे कोई अगर गुफा वगैरह मिट्टी में खोद कर खरगोश वगैरह या कोई भी जो जातियाँ होती है, उनके जो रहने का स्थान होता है, उन स्थानों पर उनका सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं, दिन में भी रात में भी, तो उन जातियों को लुप्त जातियों में शामिल कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। और इनकी बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ संख्या में ये जैसे चिड़ियाघर वगैरह या इन क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। इनको बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल करने की प्रजातियों को बढ़ाने के लिए चिड़ियाघर में या प्रजनन केंद्र में रखा जाता है। तो ये आपका सेकंड लेसन था। कुछ मैंने पहले लेक्चर में करवाया, कुछ जो बचे हुए पॉइंट थे वो इसमें किए। अब आपको इसके असाइनमेंट और नोट्स भी दे दिए जाएंगे और वो अपनी फिर नोटबुक में भी लिखने हैं और साथ ही साथ ये क्वेश्चन याद भी करते रहें। थैंक यू।